Hello everybody, so let's start our today's class. This lesson is about Blackman reaction और हम कह सकते हैं biosynthetic phase और the second phase of photosynthesis. लास्ट दो लेसन के अंदर हमने हमारी लाइट फेज को कंप्लीट किया. लाइट फेज जिसको हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक होता है साइक्लिक, एक होता है नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन. नॉर्मल कंडीशन में जब हमारे दोनों फोटो सिस्टम काम करते हैं तो साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन होता है और जब फोटो सिस्टम सेकंड काम नहीं करता उस टाइम पे हमारा साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन होता है. ठीक है, तो आज हमारा सेकंड फेज हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं. सेकंड फेज मतलब बायोसिंथेटिक फेज. फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस को हम लोग दो पार्ट में डिवाइड करते हैं. अगर आपको याद हो तो फोटोसिंथेटिक की प्रोसेस के अंदर हम लोग कहते हैं एक फेज होता है लाइट डिपेंडेंट, इसलिए हम उसे कहते हैं लाइट फेज, और दूसरा हमारा फेज होता है लाइट इंडिपेंडेंट, उसे हम कहते हैं डार्क फेज. ठीक है, डार्क फेज को डार्क फेज इसलिए नहीं कहा जाता क्योंकि वो डार्क में कंडक्ट होती है. एक्चुअल में ये होता है कि ये जो डार्क फेज होती है इसे अपने कंप्लीशन के लिए लाइट की जरूरत नहीं होती, तो हम इसलिए उसे डार्क फेज कह देते हैं. ठीक है, बट डार्क फेज को अपने कंप्लीशन के लिए लाइट फेज की जरूरत होती है. उसे लाइट की जरूरत नहीं होती बट उसे लाइट फेज की जरूरत होती है. ऐसा क्यों? क्योंकि लाइट फेज के टाइम पे जो हमारे इंटरमीडिएट बनते हैं जैसे कि NADPH2, NADPH और हमारा ATP मॉलिक्यूल, इन सभी की जरूरत डार्क फेज को होती है. जब तक डार्क फेज को ये इंटरमीडिएट मॉलिक्यूल नहीं मिलेंगे तब तक डार्क फेज का इनिशिएशन नहीं होता. ठीक है, इसीलिए हमारा लाइट फेज और डार्क फेज दोनों साइमल्टेनियसली होते हैं. यानी कि जब लाइट फेज से हम ये इंटरमीडिएट मिल जाते हैं उसके बाद ही हमारे डार्क फेज इनिशिएट होती है. ठीक है, तो आज हम डार्क फेज को शुरू करते हैं. क्योंकि देखो हमें क्या चाहिए था, मैंने स्टार्टिंग में आपको कहा था आपको कोई भी प्रोसेस अगर समझनी है तो सबसे पहले आप उसका रिएक्शन लिख लो. आपको ये पता होना चाहिए कि मुझे क्या रॉ मटेरियल चाहिए, मुझे लास्ट में क्या बनाना है. फिर उसके बाद आपको समझ में आ जाएगा अच्छा मुझे ये चीज बनानी है तो मुझे कैसे कैसे इसको बनाना पड़ेगा. स्टार्टिंग में जो मैंने फोटोसिंथेसिस आपको स्टार्ट किया था उस टाइम पे मैंने आपको कहा था कि आपको फोटोसिंथेसिस के रिएक्शन को ऊपर लिख लेना है और फिर आपने देखना है कि मुझे फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के लिए क्या क्या चाहिए और उसी से आपने सिंथेसाइज करना है. तो हमारी लाइट फेज कंप्लीट हो गई थी. डार्क फेज में मुझे क्या करना है, डार्क फेज को हम लोग कहते हैं बायोसिंथेटिक फेज. मतलब ये यहाँ पे मुझे सिंथेसिस करना है. और आपको याद हो तो हमने क्या कहा था, फोटोसिंथेसिस के अंदर हम लाइट की वजह से कुछ सिंथेसाइज करते हैं. लाइट हमारे पास हो गई, लाइट फेज हो गई, हमें लाइट के इंटरमीडिएट मिल गए, बट अब हमें कुछ ना कुछ बनाना है. ठीक है, हमारे पास सारे मसाले तैयार है किचन के अंदर, बस हमें अब सब सामान रेडी करके रखा हुआ है, हमें उस रेसिपी को बनाना है. ठीक है, तो सिंथेसाइज क्या करना था, याद हो तो हमने ग्लूकोज को सिंथेसाइज करना है. अब ग्लूकोज को हम कैसे सिंथेसाइज करेंगे, वाया दीज इंटरमीडिएट मॉलिक्यूल. ठीक है, तो सबसे पहले हम रिएक्शन लिख लेते हैं कि हमें इन NADPH और NADPH को यूज करके ग्लूकोज बनाना है. तो हमारी रिएक्शन समहाउ क्या होने वाली है, ताकि आप उस रिएक्शन के हिसाब से जान पाओ कि अब हमें आगे प्रोसेस को किस तरीके से कंडक्ट करना होगा. ठीक है, तो बायोसिंथेटिक फेज के लिए आपको दो चीजें याद रखनी है. पहली चीज, इसके अंदर हमें सिंथेसाइज करना है ग्लूकोज को. दूसरी चीज, ये हमारी एक एंजाइमेटिक बेस रिएक्शन होती है, इसमें हमें बहुत सारे एंजाइम की जरूरत पड़ने वाली है. एंजाइम्स की जरूरत पड़ने वाली है, बिना एंजाइम्स के ये प्रोसेस हमारा कंडक्ट नहीं होगा. अब देखिए मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था, जब आप क्लोरोप्लास्ट की स्ट्रक्चर समझते हो, क्लोरोप्लास्ट की स्ट्रक्चर में हमने देखा था डबल मेम्ब्रेनियस स्ट्रक्चर है, थाइलोकॉइड सेंटर में प्रेजेंट है, थाइलोकॉइड के साथ में हमारे यहाँ पे स्ट्रोमा, जो उसका सेंटर में प्रेजेंट है उसे हम कहते हैं स्ट्रोमा. और यहाँ पे जो स्ट्रोमा हमारा है, इस स्ट्रोमा के अंदर भरे पड़े हैं बहुत सारे एंजाइम्स. इस स्ट्रोमा के अंदर इतने सारे एंजाइम्स पड़े होते हैं और यही एंजाइम्स हमारे इस डार्क फेज के अंदर बायोसिंथेटिक फेज में काम आने वाले हैं. ठीक है, तो हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है, ये स्ट्रोमा रीजन इंपॉर्टेंट है, ये स्ट्रोमा रीजन इंपॉर्टेंट है. तो ऑब्वियस सी बात है डार्क फेज का जो लोकेशन होगा वो यही स्ट्रोमा रीजन होगा. सो आई कैन राइट डाउन हियर कि लोकेशन इसका क्या होने वाला है. अगर हम लोकेशन की बात करते हैं तो डार्क फेज का जो लोकेशन होगा दैट इज स्ट्रोमा और मैट्रिक्स ऑफ क्लोरोप्लास्ट. ठीक है, क्लोरोप्लास्ट का मैट्रिक्स. इतनी बात क्लियर है? जी, लोकेशन हमारे पास क्लियर है.
इंटरमीडिएट मॉलिक्यूल हमारे पास आ चुके हैं। इंटरमीडिएट मॉलिक्यूल क्या थे हमारे, उसको भी हम लोग यहाँ पे राइट डाउन कर लेते हैं कि हमारे कौन से इंटरमीडिएट मॉलिक्यूल हमें चाहिए। इंटरमीडिएट मॉलिक्यूल जो हमें हमारी लाइट फेज से मिले हैं, कौन से, NADPH2 और ATP, ये तो हमें मिल गया हमारे नॉन साइक्लिक से। अगर नॉन साइक्लिक नहीं होता है और साइक्लिक होता है तो हमें क्या मिलेगा, NADPH। ठीक है, इतनी बात आपने याद रखनी है। ओके जी, अब यहाँ पे रिएक्शन देख लेते हैं कि बायोसिंथेटिक फेज में हमें एक्चुअल में बनाना क्या है। ठीक है, हमें क्या बनाना है, हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक है जी, और इसी कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर हम लोग इसी इन इंटरमीडिएट को यूज करने वाला है, क्योंकि आपने देखा लाइट फेज के अंदर हमने कार्बन डाइऑक्साइड को कहीं भी यूज नहीं किया। हमने कार्बन डाइऑक्साइड का फिक्सेशन कहां पे करना है, डार्क फेज में करना है। तो हमने लाइट फेज वाली रिएक्शन के अंदर हमने कहीं भी कार्बन डाइऑक्साइड को यूज किया था, नहीं किया था। हम लोग यहाँ करने वाले हैं। ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड है हमारा, उसके साथ हम लोग यूज करेंगे NADPH2। क्लियर, मैं आपको यहाँ पे सिर्फ रिएक्शन बता रही हूँ, आपको कंफ्यूज नहीं होना। हमें ये रिएक्शन समझ में आएगी जब हम पूरा प्रोसेस कंडक्ट कर लेंगे। अभी सिर्फ रिएक्शन आप सामने लिखिए ताकि आपको थोड़ा आइडिया लगे। ठीक है, इसी के साथ 12 हमें H पॉजिटिव आयन चाहिए, साथ में हमें यहाँ पे कुछ ना कुछ तो एटीपी चाहिए। ऑब्वियस सी बात है, अगर हम कोई खाना बना रहे हैं, हम लोग रेसिपी बना रहे हैं, कुछ ना कुछ डिलीशियस बनाने वाले हैं, तो हमें एनर्जी तो चाहिए होगी ना। बिना एनर्जी के आपकी थोड़ी ना कोई रेसिपी बनेगी। तो हमारे एटीपी मॉलिक्यूल भी इन्वॉल्व होने वाले हैं। फिर हमारे हाइड्रोजन मॉलिक्यूल यानी वाटर मॉलिक्यूल भी यहाँ पे कुछ इन्वॉल्व होने वाले हैं। और लास्ट में हमारा यहाँ पे क्या बनेगा वो देखिए आप, लास्ट में हमारा जो बनेगा प्रोडक्ट क्या बनेगा, हमें मिलेगा यहाँ से ग्लूकोज का मॉलिक्यूल। उस ग्लूकोज के मॉलिक्यूल के साथ कुछ ना कुछ वेस्ट प्रोडक्ट तो निकलेगा ही। तो जब आपका NADPH2 का ब्रेकडाउन होगा तो यहाँ पे NADP निकलेगा। हाँ जी बिल्कुल निकलेगा, हमें पता है। और ATP का वापस क्या निकलता है, ATP से हमें ADP तो मिलता है, सॉरी, ठीक है, एटीपी से हमें क्या मिलता है, एडीपी मिलता है, तो हम एडीपी लिख लेते हैं। अब 18 एटीपी थे तो 18 एडीपी तो होगा ना, हाँ जी, और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट तो ऑफ कोर्स हमारा साथ में निकलेगा ही। ठीक है, ये रिएक्शन है। अब इस रिएक्शन के अंदर एक इंपॉर्टेंट चीज हम भूल गए हैं इन्वॉल्व करना, दैट इज राइबोलोज बाइफॉस्फेट। हमारा एक एंजाइम है, ठीक है, ये एंजाइम क्या है आपका, रूबिस्को एंजाइम हम इसे कहते हैं, आरयूबीपी एंजाइम हम इसे कहते हैं। ये जो हमारा आरयूबीपी है दैट इज राइबोलोज बिसफॉस्फेट। ठीक है, इसके अंदर हमारा एक एंजाइम इन्वॉल्व होने वाला दैट इज रूबिस्को एंजाइम। उस एंजाइम की बड़ी इंपॉर्टेंट कहानी है, ये एंजाइम आपको चाहिए ही चाहिए। ये एंजाइम इतना ज्यादा अबंडेंट होता है, इतना ज्यादा अबंडेंट होता है कि इसको हम लोग मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन भी कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपसे एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। ठीक है, इसको मार्क कर ले आपके, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ये आपके एग्जाम में मल्टीपल टाइम्स पूछा जा चुका है कि रूबिस्को इज द मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन, इसके बारे में आपसे पूछ सकते हैं। ठीक है, रिएक्शन हमने लिख ली, लोकेशन हमें पता चल गई, इंटरमीडिएट मॉलिक्यूल। इंटरमीडिएट मॉलिक्यूल अभी आपको देखो ये रिएक्शन से थोड़ा सा आइडिया लग रहा है कि हमें 6 CO2 का तो फिक्सेशन करना था, इसलिए हमें 6 CO2 चाहिए। ठीक है, 6 CO2 इसलिए चाहिए क्योंकि एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल के अंदर हमारे 6 कार्बन ही तो होते हैं, तो ऑब्वियस सी बात है हमें 6 कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल चाहिए होंगे। NADPH2, एक कार्बन डाइऑक्साइड के फिक्सेशन के लिए हमारा 2 NADPH2 लगता है, तो ऑब्वियस सी बात है 6 के लिए हमें 12 लगाने पड़ेंगे, है ना। और यही हमारा इंटरमीडिएट मॉलिक्यूल है जो हमें लाइट रिएक्शन से मिला था। ये भी हमारा इंटरमीडिएट मॉलिक्यूल है जो हमें लाइट रिएक्शन से मिला था। दिस वन इज इंटरमीडिएट मॉलिक्यूल जो हमें लाइट रिएक्शन से मिला था। ये H पॉजिटिव आयन, ये भी हमें लाइट रिएक्शन से मिले थे। तो ये सारे हमारे लाइट रिएक्शन के इंटरमीडिएट हैं जो इस डार्क रिएक्शन के अंदर इन्वॉल्व होने वाले हैं। ठीक है, तो ये सारा कंटेंट हमारे पास है। अब हम शुरू करते हैं हमारी बायोसिंथेटिक फेज को। अब देखिए, एक नॉर्मल हायर प्लांट की अगर हम बात करते हैं, एक नॉर्मल प्लांट की बात कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, नॉर्मल प्लांट के केस में आप देखते हो एक साइकिल होती है C3 साइकिल, जिसको हम लोग कहते हैं कैल्विन साइकिल। ठीक है, ये कैल्विन साइकिल या C3 साइकिल ही है जो हमारी क्या होती है, डार्क रिएक्शन होती है। ठीक है, लेकिन नॉर्मल प्लांट के अंदर ये C3 साइकिल होती है।
जब आपके प्लांट आपके कुछ स्पेसिफाइड मॉडिफाई हो जाते हैं, स्पेसिफिकली मॉडिफाई हो जाते हैं, तो उन प्लांट के अंदर आप देखते हो कि एक और साइकिल कंडक्ट होने लगती है जिसे हम कहते हैं C4 साइकिल, या हम उसे कह सकते हैं हैच स्लैग साइकिल। ठीक है जी। और आप एक और कंडीशन देखते हो, फिर और भी मॉडिफिकेशन हो जाते हैं, तो एक और साइकिल आप देखते हो कैम साइकिल, जिसे हम कहते हैं क्रिस्टलेशन एसिड मेटाबॉलिज्म। ठीक है जी। तो हमने क्या देखा, हमने ये कहा कि बायोसिंथेटिक फेज के अंदर हमें कार्बन डाइऑक्साइड का फिक्सेशन करना है। अलग अलग प्लांट में अलग अलग एनवायरमेंटल कंडीशन होने की वजह से अलग अलग साइकिल कंडक्ट होती है जिससे कार्बन डाइऑक्साइड का फिक्सेशन होता है। तो ये डिपेंड करता है कि कौन सा प्लांट हमारा किस तरीके की कंडीशन में ग्रो कर रहा है, उस हिसाब से उसके अंदर साइकिल कंडक्ट होती है। नॉर्मली सभी प्लांट के अंदर हमारा C3 साइकिल होता ही होता है। ठीक है, सिर्फ हमारे जो कैम वाले प्लांट होते हैं, जिन प्लांट के अंदर कैम हमारा अकर होता है, आई थिंक उन प्लांट के अंदर हमारा C3 साइकिल नहीं होता। ऑल दो जिन प्लांट के अंदर हमारा C4 साइकिल होता है, उन प्लांट में हमारा C3 साइकिल भी होता ही है। ठीक है, C3 साइकिल हमारा नॉर्मल एक हम कह सकते हैं बायोसिंथेटिक फेज का साइकिल है जिसमें हम कार्बन डाइऑक्साइड का फिक्सेशन करते हैं, और ये हमारा C3 साइकिल का ही क्या है, रिएक्शन है, जिसमें हमारे C3 साइकिल की हमने एक बात करी है। और आज के लेसन में हम लोग C3 साइकिल की ही बात करने वाले हैं। C4 साइकिल हमारे उन प्लांट के लिए होता है जो मतलब आपकी ड्राई कंडीशन में कुछ जीरोफिटिक कंडीशन के अंदर ग्रो करते हैं, तो हम कहते हैं उनके पास एक स्पेसिफिक टाइप की साइकिल चलती है C4 साइकिल। ठीक है, और ये एक स्पेसिफिक टाइप का मॉडिफिकेशन भी शो करते हैं, यानी कि ऐसे प्लांट जो बेचारे सूखी वाले कंडीशन में, जहां पे टेम्परेचर हाई है, ऑक्सीजन का कंटेंट हाई है, ऐसे प्लांट के अंदर हमारा क्या होता है, हम जीरोफाइट्स नहीं बोल सकते इनको कंप्लीटली, बिकॉज जीरोफिटिक प्लांट के अंदर हमारा क्या होता है, ड्राई कंडीशन वाले में हमारा कैम साइकिल कंडक्ट होता है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं C4 पैथवे हमारा उन प्लांट का मॉडिफिकेशन है जिनके पास थोड़ी सी एडवर्स कंडीशन होती है। ठीक है, तो हम वन बाय वन इन सारी साइकिल को कंप्लीट करेंगे। आज का हमारा जो मेन मोटिव है दैट इज C3 साइकिल। सो लेट्स स्टार्ट आवर C3 साइकिल। ओके, अब हम स्टार्ट करते हैं C3 साइकिल। C3 साइकिल जिसे हम लोग केल्विन साइकिल भी कहते हैं। अब आपसे कोई पूछे कि हमने केल्विन साइकिल क्यों कहा, तो देखिए जी, केल्विन साइकिल हमने इसलिए कहा कि एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था मेल्विन केल्विन। उस बंदे ने इस C3 साइकिल को डिस्कवर किया था, इसलिए उसने अपने नाम के ऊपर ही रख दिया मेल्विन केल्विन। 1951 के अंदर उसने इस साइकिल को डिस्कवर किया और इसीलिए इस साइकिल का नाम रख दिया गया मेल्विन केल्विन। ठीक है, तो हम C3 साइकिल को शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज कि C3 साइकिल का लोकेशन क्या है, तो लोकेशन हमने कहा कि चाहे C3 हो, C4 हो, आपकी C3 हो, C4 हो या फिर कैम साइकिल हो, सबका लोकेशन कहाँ होने वाला है, लोकेशन इज स्पेसिफाइड कि वो हमारे क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा के अंदर कंडक्ट होने वाली है। रीजन क्योंकि उसके पास एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, ओके जी। अब C3 पाथवे के अंदर हमारे कुछ मेजर स्टेप्स आते हैं, और इसमें मेजर स्टेप्स भी कितने, 3 मेजर स्टेप्स हैं जो आपको C3 साइकिल में याद रखने हैं। और इन्हीं C3 साइकिल की एक सीक्वेंस के ऊपर इवन अभी एचटेट के अंदर भी क्वेश्चन आया था कि आपको बताना है C3 साइकिल के 3 मेजर स्टेप कौन से होते हैं। ये स्टेप्स के ऊपर आपसे क्वेश्चन पूछा गया। ठीक है, तो मैं उस स्टेप्स का यहाँ पे नाम लिख देती हूँ। सबसे पहला स्टेप्स और सबसे इंपॉर्टेंट हमारा स्टेप होता है कार्बोक्सिलेशन। ठीक है, मैं आपको डिटेल में यहाँ पे एक एक स्टेप्स बताते हुए चलूंगी। कार्बोक्सिलेशन के बाद दूसरा हमारा स्टेप होता है रिडक्शन करना, और यही आपसे सेम एग्जाम में पूछा भी गया है, ये सीक्वेंस भी पूछी गई है। रिडक्शन के बाद में होता है रीजनरेशन। कुछ प्लेस पे आपको लिखा हुआ मिल जाएगा रीजनरेशन की जगह, कुछ जगह आपको मिल जाएगा सिंथेसिस। ठीक है, क्योंकि यही हमारा फाइनल स्टेप होता है जहां पे सिंथेसिस होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको सिंथेसिस ऑफ शुगर भी देखने को मिल सकता है और रीजनरेशन ऑफ RUBP आपको देखने को मिल सकता है। तो ये रीजनरेशन मिलेगा आपको या फिर यहाँ पे मिलेगा सिंथेसिस ऑफ शुगर। आपको सिंथेसिस ऑफ शुगर के नाम से ये स्टेप मिल सकता है और रीजनरेशन ऑफ RUBP का मतलब है राइबोलोज बिसफॉस्फेट। ठीक है, ओके जी। अब हम शुरू करते हैं।
तो सबसे पहले मैं आपको इन 3 स्टेप का ना थोड़ा सा आउटलाइन समझाती हूँ। देखिए, कार्बोक्सिलेशन टर्म आपको जहां कहीं भी देखने को मिल जाए ना, समझ जाना कार्बोक्सिलेशन का मतलब क्या है। कार्बोक्सिलेशन कार्बोक्सिलेशन का मतलब होता है कार्बन डाइऑक्साइड का एडिशन होगा। मतलब ये जिस भी स्टेप में कार्बोक्सिलेशन होगा वहां पे कार्बन डाइऑक्साइड का हम लोग एडिशन करेंगे। तो आपको याद रखना है, कहीं भी, चाहे ये सिर्फ C3 साइकिल की बात नहीं है, किसी भी साइकिल की अगर हम बात कर रहे हैं उसमें कार्बोक्सिलेशन का मतलब ये है कि हम लोग एडिशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कर रहे हैं। ठीक है, रिडक्शन का मतलब आप समझते हो, रिडक्शन का मतलब तो ऑब्वियस सी बात है, तो नॉर्मल सा है कि एडिशन ऑफ H पॉजिटिव आयन और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन कह सकते हैं, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन को हम लोग कहते हैं रिडक्शन। ठीक है, रीजनरेशन मतलब हम लोग वापस से जनरेट कर रहे हैं, तो राइबोलोज बिसफॉस्फेट को वापस से जनरेट करेंगे थर्ड स्टेप के अंदर, और इसी मेन स्टेप के अंदर हमारा शुगर भी सिंथेसिस होने वाला है। तो आई होप ये 3 स्टेप का थोड़ा सा आउटलाइन आपको समझ में आया। अब हम हमारी मेन प्रोसेस को शुरू करते हैं। ठीक है, देखिए, कार्बोक्सिलेशन हमें करना है। पहला स्टेप हमारा क्या है, हमारा पहला स्टेप है कार्बोक्सिलेशन। अब अगर हमें कार्बोक्सिलेशन करना है मतलब हमें कार्बन डाइऑक्साइड का एडिशन करना है। कार्बन डाइऑक्साइड का एडिशन तो हम कर देंगे, पर हम एडिशन किस में करें, तो हमें सबसे पहले एक सबस्ट्रेट चाहिए, और ये सबस्ट्रेट हमारा होता है RUBP। RUBP जिसे हम कहते हैं राइबुलोज बिसफॉस्फेट। ठीक है, राइबुलोज 1,5 बिसफॉस्फेट या बायफॉस्फेट आप कह सकते हो, या आप इसको बिसफॉस्फेट कह सकते हो। ठीक है, ये हमारा 6 कार्बन कंपाउंड होता है। क्लियर? नहीं 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 नहीं, ठीक है, हमारा राइबोलोज बिसफॉस्फेट है। ठीक है, इसके ये हमारा कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सेप्टर बनने वाला है। क्या बनने वाला है, यही हमारा कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सेप्टर होगा, क्योंकि हमने कहा ना कार्बोक्सिलेशन का मतलब है हमें कार्बन डाइऑक्साइड का एडिशन कराना है। तो एडिशन तो हमें कराना है, बट हमें उसके लिए कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सेप्टर चाहिए। तो राइबोलोज बिसफॉस्फेट नाम का एक हमारा कंपोनेंट है, कंपाउंड है, कार्बन का कंपाउंड, जो कि स्ट्रोमा के अंदर प्रेजेंट होता है, वो फ्रीली घूम रहा है स्ट्रोमा के अंदर। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड आया, इसने राइबोलोज बिसफॉस्फेट ने कार्बन डाइऑक्साइड को पकड़ लिया। इसने कहा कि भाई मैं तुम्हारा एक्सेप्टर हूं, मुझे तुम चाहिए, मुझे तुम्हारी जरूरत है, क्योंकि तुम्हारे आने के बाद ही मैं एक स्टेबल कंपाउंड बना पाऊंगा। राइबोलोज बिसफॉस्फेट हमारा एक अनस्टेबल कंपाउंड है, आप ये समझ के चलिए, ये हमारा एक अनस्टेबल कंपाउंड है। इसको स्टेबल होने के लिए एक और कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, तो इसे एक और कार्बन डाइऑक्साइड जब मिलेगा तब ये स्टेबल बनेगा, और ये स्टेबल बनेगा, और स्टेबल बनाने के बाद ये क्या बनाएगा, जब आपका राइबोलोज बिसफॉस्फेट के अंदर एक कार्बन डाइऑक्साइड का एडिशन होता है तो ये हमारा एक कीटो बॉडी बना देता है, जिसे हम कह देते हैं अल्फा कीटो एसिड। देखो मैं आपको पूरी साइकिल के फॉर्म में समझाऊंगी, पर पहले आपको स्टेप बाय स्टेप उस चीज को मैं समझाऊंगी। ठीक है, लेंथी हो सकता है हमारा लेसन, बट डेफिनेटली इसके बाद आपको C3 साइकिल इतने अच्छे से आ जाएगा, बहुत अच्छे से। ठीक है, तो राइबोलोज बिसफॉस्फेट स्ट्रोमा के अंदर फ्रीली घूम रहा था, इसने कहा मैं तो अनस्टेबल हूं, मुझे स्टेबल होना है। उसे स्टेबल होने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए था, इसे कार्बन डाइऑक्साइड जैसे मिला, ये कार्बन डाइऑक्साइड को लेके एक 6 कार्बन कंपाउंड मिल गया। लेकिन ये 6 कार्बन कंपाउंड भी कैसा है, एक स्टेबल कंपाउंड है। तो ये स्टेबल कंपाउंड था हमारा, अनस्टेबल कंपाउंड ही है हमारा ये, क्योंकि स्टेबल तो हमारा 3 कार्बन का कंपाउंड बनेगा, और तभी हमने इस साइकिल का नाम रखा है C3 साइकिल। ठीक है, तो कीटो एसिड इसने बना लिया। राइबोलोज बिसफॉस्फेट को स्टेबल होना था, बट इसने स्टेबल होने की कोशिश करी, लेकिन ये अनस्टेबल ही रह गया, इसने कीटो एसिड बना लिया। ठीक है, कीटो एसिड बनाने के बाद अब इस कीटो बॉडी ने क्या किया कि भाई मुझे कैसे ना कैसे करके स्टेबल बनाना पड़ेगा। स्टेबल कैसे बनाएगा, ये स्टेबल कंपाउंड बनाएगा फोस्फोग्लिसरिक एसिड, जिसे हम लोग कहते हैं PGA। ये हमारा 3 कार्बन कंपाउंड होता है। अब देखो आप कहेंगे 6 कार्बन कंपाउंड से 3 कार्बन कंपाउंड बना दिया, किस लिए, स्टेबल होने के लिए। तो 6 कार्बन कंपाउंड से जब ये PGA बनाएगा, फोस्फोग्लिसरिक एसिड बना देगा, तो ये 2 मॉलिक्यूल फोस्फोग्लिसरिक एसिड के बनाएगा। ठीक है, तो ये हमारा पहला स्टेबल कंपाउंड है, इसीलिए हम लोग C3 साइकिल को कहते हैं C3 साइकिल, मतलब 3 कार्बन का कंपाउंड जो कि पहला स्टेबल कंपाउंड
बनता है। ठीक है, कार्बोक्सिलेशन का समझ में आ गया। एडिशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड हुआ, लेकिन ये एडिशन किस लिए हुआ, क्योंकि राइबोलोज बिसफॉस्फेट को एक स्टेबल कंपाउंड बनाना था। ठीक है, और वो कंपाउंड हमारा क्या था, पीजीए यानी कि फोस्फोग्लिसरिक एसिड। अब फोस्फोग्लिसरिक एसिड बनाने से पहले देखो, कोई भी एसिड अगर आपको बनाना है, केमिस्ट्री अगर आपको थोड़ी सी आती है, तो उससे पहले हमारी कीटो बॉडी बनी है ना। तो राइबोलोज बिसफॉस्फेट को अगर ऐसे ही बनाना है तो पहले उसे कीटो बॉडी बनानी पड़ेगी, और वो हमारी अल्फा कीटा एसिड बना, उसके बाद 2-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड हमारा बन गया। ठीक है, इस स्टेप को हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं, और इस साइकिल को हम बाद में समझेंगे। ओके, आई थिंक आई हैव टू इरेज दिस पोर्शन ताकि अच्छे से हमें और समझ में आए। ठीक है, यस, मैं इरेज कर देती हूँ इस पार्ट को। आई होप आपको समझ में आएगा। उसके बाद मैं वन साइक्लिक आपको पूरा साइकिल के थ्रू ही समझाऊंगी। ठीक है, तो इतना पार्ट हमारा हो गया और कार्बोक्सिलेशन हमारा कंडक्ट हो गया। कार्बोक्सिलेशन का मतलब क्या था, हमें कार्बन डाइऑक्साइड का एडिशन कराना था, हमने एडिशन करा दिया, और इस एडिशन करने के बाद हमने एक स्टेबल कंपाउंड बना दिया जिसे हमने कहा फोस्फोग्लिसरिक एसिड। और 2-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड हमने इसलिए कहा कि हमारे पास 2 यहाँ पे फोस्फोग्लिसरिक एसिड मिले। ठीक है, फोस्फोग्लिसरिक एसिड जैसे ही मिला, अब ये हमारा पीजीए है, सपोज कीजिए ये हमारा पीजीए है, फॉस्फोग्लिसरिक एसिड है, और इसके भी हमारे पास 2 कंपाउंड है, और ये 3 कार्बन कंपाउंड है, और ये एक स्टेबल कंपाउंड है। ठीक है, पहला स्टेबल कंपाउंड है हमारा। अब ये क्या करता है, ये कहता है कि मैं ना खुश नहीं हूं, मुझे एक और फॉस्फेट ग्रुप चाहिए। ठीक है, फोस्फोग्लिसरिक एसिड कहता है कि मुझे ना एक और फॉस्फेट ग्रुप चाहिए। तो जब भी किसी कंपाउंड को फॉस्फेट ग्रुप चाहिए होगा, वो एटीपी के पास चले जाएंगे, वो कहेंगे एटीपी भाई साहब अपना एक फॉस्फेट ग्रुप हमें दे दो, क्योंकि तुम्हारे पास 3-3 फॉस्फेट ग्रुप प्रेजेंट है। तो ये एटीपी से अपना फॉस्फेट ग्रुप लेगा, और जैसे ये फॉस्फेट ग्रुप लेगा तो ये क्या बन जाएगा, डाइफॉस्फोग्लिसरिक एसिड, जिसे हम कहते हैं डीपीजीए। ठीक है, इसे क्या चाहिए था, फोस्फोग्लिसरिक एसिड। कैसे याद रखोगे, सबसे पहले राइबोलोज स्ट्रोमा के अंदर घूम रहा था, उसने कार्बन डाइऑक्साइड को पकड़ लिया। जैसे उसने कार्बन डाइऑक्साइड को पकड़ा, वो कीटो बॉडी में कन्वर्ट हो गया अल्फा कीटो एसिड। अल्फा कीटो एसिड एक अनस्टेबल कंपाउंड था, लेकिन उसे क्या करना था, अगर उसे स्ट्रोमा में रहना है तो उसे स्टेबल बनना पड़ेगा, इसलिए वो स्टेबल कंपाउंड में कन्वर्ट हो गया। और स्टेबल कंपाउंड कैसा, 3 कार्बन का स्टेबल कंपाउंड फोस्फोग्लिसरिक एसिड। फोस्फोग्लिसरिक एसिड जैसे ही एक स्टेबल कंपाउंड बनता है, ये फोस्फोग्लिसरिक एसिड कहता है भाई मैं खुश नहीं हूं, मुझे तो एक और फॉस्फेट ग्रुप चाहिए। तो ये एटीपी से एक फॉस्फेट ग्रुप ले लेता है और बन जाता है डाइफॉस्फोग्लिसरिक एसिड। ठीक है, अब ये डाइफॉस्फोग्लिसरिक क्या कहता है कि मुझे ना एसिड बनके मैं खुश, एसिड तो मैंने बनके ना बहुत रह लिया, अब मैं ना एल्डिहाइड ग्रुप बनाऊंगा। आपको पता है जब हमारा एसिड से एल्डिहाइड बनता है तो उसका रिडक्शन होता है। ठीक है, तो रिडक्शन कैसे होगा, जब भी रिडक्शन की प्रोसेस होगी, अब हम सेकंड स्टेप को कवर कर रहे हैं। देखिए हमारा सेकंड स्टेप यहाँ पे कंडक्ट होने वाला है रिडक्शन। तो डाइफॉस्फोग्लिसरिक एसिड का रिडक्शन होगा, और जब भी रिडक्शन होगा तो हमेशा एक रिड्यूसिंग बॉडी चाहिए होगी, और रिड्यूसिंग बॉडी हमारी क्या है, NADPH2। ये रिड्यूसिंग बॉडी आई, ये रिड्यूसिंग बॉडी जैसे ही आई, हमारा क्या बन गया, फॉस्फोग्लाइसरल्डेहाइड। ठीक है जी, क्या किया हमने कहा कि हमारे पास फोस्फोग्लिसरिक एसिड पहला स्टेबल कंपाउंड बना, इस कंपाउंड ने कहा मुझे तो एक और फॉस्फेट ग्रुप चाहिए, तो उसने एटीपी से एक फॉस्फेट ग्रुप लिया। फिर उसके बाद डीपीजीए का रिडक्शन हो जाता है, रिडक्शन के लिए हमें एक रिडक्शन बॉडी चाहिए होती है NADPH2। इस NADPH2 के रिडक्शन के बाद हमें लास्ट में यहाँ पे क्या मिलेगा, NADP मिल जाएगा। ठीक है, और ये रिड्यूस होके एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाती है, जिसे हम कहेंगे फोस्फोग्लिसरल्डेहाइड। ठीक है, और ये फोस्फोग्लिसरल्डेहाइड है जिसे हम पागल भी कह देते हैं, यानी कि PGAL भी कह देते हैं। इट इज द की सबस्ट्रेट। ठीक है, यहां से अब आप देखोगे 2 स्टेप हमारे कंप्लीट हो गए हैं। पहला कार्बोक्सिलेशन हमारा हो गया, दूसरा हमारा रिडक्शन हो गया। ठीक है, अब हम थर्ड स्टेप की तरफ आएंगे, जहां पे हमें क्या करना है, लास्ट में हमें बनाना है कार्बोहाइड्रेट हमें बनाना है। ठीक है, तो अब फोस्फोग्लिसरल्डेहाइड के साथ क्या होता है, फोस्फोग्लिसरल्डेहाइड 2 कंपाउंड बनाता है। ये कहता है कि मैं ना 2 कंपाउंड बनाऊंगा, एक मैं बनाऊंगा हेक्सोस सुगर, दूसरा मैं बनाऊंगा राइबोलोज मोनोफॉस्फेट।
ठीक है, क्या होता है कि पागल से यानी कि PgAl से फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड से हमारे यहाँ पे दो मॉलिक्यूल बनते हैं। और दो मॉलिक्यूल भी कैसे बनेंगे, इसका कुछ पार्ट आपका जाएगा, कुछ पार्ट जाके आपका बनाएगा हेक्सोस, हेक्सोस बना देगा। और हेक्सोस में भी क्या, फ्रक्टोस 1,6 फॉस्फेट बन जाएगा। ठीक है, मैं यहां से राइट डाउन कर लेती हूँ आपका PGA के हमारे मॉलिक्यूल है, एक हमारा बनाएगा हेक्सोस, और हेक्सोस में भी, हेक्सोस के बाद हमारा क्या बनेगा, फ्रुक्टोस, फ्रुक्टोस 1,6 डाइफॉस्फेट, यस, ठीक है, फ्रुक्टोस 1,6 डाइफॉस्फेट, जो कि वापस आपको पता है फ्रुक्टोस आपका किस में कन्वर्ट हो सकता है, ये फ्रुक्टोस हमारा ग्लूकोज में कन्वर्ट हो सकता है। तो यहां से आप देखोगे हमारा पहला ग्लूकोज मॉलिक्यूल हमें मिल गया। ठीक है, ये बात तो हमारी हो गई। हमने क्या कहा था, सिंथेसिस ऑफ शुगर होगा, और दूसरा हमारा क्या होगा, रीजनरेशन ऑफ आरयूबीपी। तो फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड से जब हमारा हेक्सोस बना, तो हेक्सोस से फ्रक्टोस 1,6 डाइफॉस्फेट बना, और इस फ्रक्टोस 1,6 डाइफॉस्फेट से हमारा ग्लूकोज मॉलिक्यूल बन गया। लेकिन हमें अपने आरयूबीपी को भी तो दोबारा से क्या करना पड़ेगा, रीजनरेट करना पड़ेगा ना। अगर आरयूबीपी जनरेट नहीं होगा तो वापस से कार्बोक्सिलेशन कैसे होगा, क्योंकि एक साइकिल है, साइकिल की फॉर्म में। और साइकिल का आपको पता है ना कि हमारा जो फर्स्ट, हमारा जो, यस, हमारा जो इनिशियल असेप्टर होता है और जो फाइनल असेप्टर होता है वो दोनों सेम रहते हैं साइकिल के अंदर, है ना। तो ऑब्वियस सी बात है हमारा इनिशियल और फाइनल क्या होने वाला है, आरयूबीपी होने वाला है। तो हमें वापस से आरयूबीपी की जरूरत पड़ेगी, और आरयूबीपी को हमें रीजनरेट भी तो करना पड़ेगा ना। तो दूसरा स्टेप क्या है कि हमें PGLA से वापस से आपका आरयूबीपी जनरेट करना है। ग्लूकोज तो बन गया, अब ग्लूकोज से हमें क्या बनाना है, दिस इज थर्ड स्टेप। आपको समझ में आ रहा है, ये हमारा थर्ड स्टेप है। ठीक है, थर्ड स्टेप यानी कि हम लोग यहाँ पे रीजनरेशन करने वाले हैं। तो थर्ड स्टेप में क्या है, यहां से हमारा कुछ आपके PGL के मॉलिक्यूल क्या बनाएंगे, ये बनाएंगे आपका राइबुलोज मोनोफॉस्फेट। ठीक है, राइबुलोज मोनोफॉस्फेट, और इस राइबुलोज मोनोफॉस्फेट के बाद हमारा बनेगा राइबुलोज 1,5 डाइफॉस्फेट, जो कि रीजनरेट हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा यहां से वापस आरयूबीपी बन जाता है। ठीक है, क्लियर हो गया साइकिल, आई होप आपको समझ में आएगा। कार्बोक्सिलेशन हमने किया, फिर रिडक्शन हमने किया, देन रीजनरेशन हमने किया। अब हम इसको साइक्लिक फॉर्म में समझते हैं कि हमारा C3 साइकिल कैसे कंडक्ट होता है। ठीक है जी, C3 साइकिल को समझे, शुरू करें। तो जी शुरू करते हैं हम यहां से। ठीक है, सबसे पहले हमारा क्या था, हमें आरयूबीपी चाहिए। आरयूबीपी बेचारा कहाँ है, स्ट्रोमा के अंदर घूम रहा है आराम से। ठीक है, साइकिल शुरू करें। सबसे पहले हमने लिया आरयूबीपी, आरयूबीपी स्ट्रोमा में घूम रहा था। 5 कार्बन कंपाउंड है, 5 कार्बन कंपाउंड है। अब ये कहता है कि भाई मुझे तो ना 6 कार्बन कंपाउंड बनाने हैं, तो इसका कार्बोक्सिलेशन होगा, और यहां से हमारा कार्बन डाइऑक्साइड का एडिशन हो गया। कार्बन डाइऑक्साइड जैसे ही ऐड होता है ये 6 कार्बन कंपाउंड बना लेता है, और इस 6 कार्बन कंपाउंड का नाम क्या है, इस 6 कार्बन कंपाउंड का हमारा नाम होता है एल्फो कीटो एसिड। ठीक है, इतनी बात हमारी थी। ये हम लोगों ने यहाँ पे इस साइकिल के अंदर दिखाया नहीं हुआ है, लेकिन हमें पता है कि यहाँ पे हमारा क्या बनता है, एल्फो कीटो एसिड। लेकिन ये एल्फो कीटो एसिड अनस्टेबल कंपाउंड था। अब ये अनस्टेबल कंपाउंड क्या कहता है, स्ट्रोमा के अंदर मुझे अगर रहना है तो मुझे स्टेबल बनना पड़ेगा। स्टेबल क्या बना, ये अल्फा कीटो एसिड 3 कार्बन कंपाउंड में कन्वर्ट हो गया, दैट इज PGA और फोस्फोग्लाइसरिक एसिड। ठीक है, फोस्फोग्लाइसरिक एसिड में जैसे ये कन्वर्ट हुआ, फोस्फोग्लाइसरिक एसिड कहता है मुझे तो एक फॉस्फेट ग्रुप चाहिए। ठीक है, इसके अंदर अगर एक और फॉस्फेट ग्रुप अगर हमें ऐड करना है तो ऑब्वियस सी बात है हमें ATP चाहिए होगा। ATP से हम इसने फॉस्फेट ग्रुप लिया, ATP कन्वर्ट हो गया ADP में, और ADP में कन्वर्ट होने के बाद यहां से उसने क्या बना लिया, DPGA बना लिया, यानी कि 2 फॉस्फेट ग्रुप आ गए ना। तो डाई का मतलब 2, तो 2 फॉस्फेट ग्रुप आ गए, तो डाई फोस्फोग्लिसरल्डिहाइड, सॉरी ग्लिसरिक एसिड, डाइफॉस्फोग्लिसरिक एसिड।
है ना। डाइफॉस्फोग्लिसरिक एसिड कहता है कि डाइफॉस्फोग्लिसरिक एसिड का यहाँ पे क्या होगा, रिडक्शन होगा। डाइफॉस्फोग्लिसरिक का रिडक्शन होगा तो हमें एक रिड्यूसिंग बॉडी चाहिए। रिड्यूसिंग बॉडी हमारी क्या होगी, NADPH2 हो सकता है। यहाँ पे NADPH भी आपका एज ए रिड्यूसिंग बॉडी यूज हो सकता है, ठीक है। इस रिड्यूसिंग बॉडी की वजह से हमारा जो डाइफॉस्फोग्लिसरिक एसिड है वो एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाता है। और ये एल्डिहाइड कौन सा होता है, ये एल्डिहाइड होता है फोस्फोग्लिसरीएल्डिहाइड, ठीक है। फोस्फोग्लिसरीएल्डिहाइड जो है अब दो कंपोनेंट में डिवाइड हो जाता है। पहला कंपोनेंट तो ये बनाता है हेक्सोस बॉडी, जिससे हमारा सुक्रोज या हमारी शुगर बॉडी बनेगी। और ये शुगर बॉडी या तो आपका सुक्रोज बन सकता है, स्टार्च बन सकता है, आपका सिंपली ग्लूकोज बन सकता है ना। और इसी हेक्सोस बॉडी का जो दूसरा कंपोनेंट है वो क्या बनाएगा, वो आपके बना देगा वापस से रीजनरेट करके RUBP को, ठीक है। और ये RUBP यहां से हमारा एक फॉस्फेट ग्रुप इसमें ऐड हो जाएगा, तो ये बन जाएगा RUBP। ये पहले RU5P था, यानी कि यहाँ पे सिर्फ एक फॉस्फेट ग्रुप था, और यहाँ पे हमें दो फॉस्फेट ग्रुप करने होते हैं ना RUBP के अंदर। राइबोलोज 1,5-बिसफॉस्फेट ही तो होता है ये, तो हमें दो फॉस्फेट ग्रुप करना है। तो यहाँ पे तो सिर्फ एक फॉस्फेट था, अब हमें एक और फॉस्फेट ऐड करना है, तो हमें फिर से ATP की जरूरत पड़ेगी और हमारा क्या बन जाएगा, राइबोलोज बिसफॉस्फेट। तो ये हो जाता है आपका C3 साइकिल कंप्लीट। तो देखिए अब अगर मैं इसके अंदर तीनों स्टेप को यहां से डिनोट करना चाहूं तो देखिए हमारे तीनों स्टेप कौन से हैं। पहला यहां पे हमारा क्या हुआ, कार्बोक्सिलेशन हुआ, क्योंकि यहाँ पे कार्बोक्सिलेशन होने के बाद ही कार्बन डाइऑक्साइड का एडिशन हुआ है, और कार्बन डाइऑक्साइड के एडिशन होने के बाद ही पहला स्टेबल कंपाउंड बना। और इसी स्टेबल कंपाउंड, यहां से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि C3 का पहला स्टेबल कंपाउंड क्या है, तो आप कहोगे फोस्फोग्लिसरिक एसिड। उसी फोस्फोग्लिसरिक एसिड के ऊपर ही बेस्ड है हमारा C3 का नाम, इसीलिए हम उसे C3 साइकिल कहते हैं, पहली चीज, ठीक है। दूसरा स्टेप हमारा यहाँ पे कंप्लीट होता है, जहां हम कहते हैं यहाँ पे हमारा हो गया रिडक्शन। ये वाला जो हमारा स्टेप है इसे हम कहेंगे रिडक्शन। इतना आपका स्टेप है, दिस इज कार्बोक्सिलेशन। यहाँ पे जो स्टेप है दिस इज रिडक्शन। और उसके बाद जो ये आपका पार्ट बच गया, दिस वन इज रीजनरेशन ऑफ RUBP एंड सिंथेसिस ऑफ शुगर। तुम यहाँ पे राइट डाउन कर लूं, रीजनरेशन ऑफ RUBP। अब रीजनरेशन ऑफ RUBP कहां पे हो रहा है, ये वाला जो स्टेप आपको दिख रहा है ना, ये हमारा RUBP का रीजनरेशन है, क्योंकि यहीं पर हमारा क्या हुआ था, पहले RU5P बना था, यानी कि राइबोलोज फॉस्फेट बना था, फिर उसके बाद हमारा राइबोलोज 1,5-बिसफॉस्फेट बना, ठीक है। और यहाँ पे हमारा क्या है, सिंथेसिस ऑफ शुगर। क्लियर एवरीवन? सो आपका C3 साइकिल समझ में आ गया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। कोई भी डाउट रहता है आप मुझे बताइए। अब हम वापस से अपनी रिएक्शन के ऊपर आते हैं। जो स्टार्टिंग में मैंने आपको रिएक्शन बताई थी ना, अब रिएक्शन को समझिए। देखिए हमारी जो रिएक्शन थी, याद है, हमें 6 राइबोलोज बिसफॉस्फेट चाहिए। क्यों चाहिए? क्योंकि हमारा जो C3 साइकिल होता है ना, अगर वो C3 साइकिल एक बार घूमता है तो वो एक कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करता है। तो ऑब्वियसली बात है 6 कार्बन डाइऑक्साइड को अगर हमें फिक्स कराना है, क्योंकि 6 कार्बन डाइऑक्साइड से ही तो हमारा एक मॉलिक्यूल बनेगा ग्लूकोज का, तो इसीलिए उस साइकिल को हमें 6 बार चलाना होगा। तो इस रिएक्शन के अंदर हमने जो भी लिखा हुआ है ना, वो हमने 6 टाइम के हिसाब से लिखा हुआ है कि हमारी साइकिल 6 टाइम चली है और उस टाइम पे हमें जो जो चीज चाहिए वो हमें चाहिए, ठीक है। हमारी साइकिल 6 टाइम चली तो हमें कार्बन डाइऑक्साइड कितने मॉलिक्यूल चाहिए, 6 मॉलिक्यूल चाहिए, क्योंकि हमें कार्बोक्सिलेशन किया था। एक बार के कार्बोक्सिलेशन में हमारा एक कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल लगा था, तो 6 बार की कार्बोक्सिलेशन के लिए हमें 6 मॉलिक्यूल चाहिए होंगे। क्लियर? ठीक है जी। जब हमने रिडक्शन किया था तो रिडक्शन के टाइम पे हमने क्या देखा था कि एक हमारे पास क्या था, देखिए इस साइकिल से क्लियर होगा आपको। मैं पहले इसी साइकिल से आपको समझाती हूँ। देखिए कार्बोक्सिलेशन के टाइम पे हमें एक कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल यहां से चाहिए था, ठीक है, और हमें 6 बार ये साइकिल चलानी है, तो हम इंटू 6 कर सकते हैं बिल्कुल। यहाँ पे आपने देखा था कि हमारा एक अल्फा कीटो एसिड से टूट के यहाँ पे 2 PGA के मॉलिक्यूल हमें मिले थे। तो ऑब्वियस सी बात है आगे हमें क्या करना है, रिडक्शन करना है। जब हम रिडक्शन करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास 2 मॉलिक्यूल है ना, 2 मॉलिक्यूल है डीपीजीए के 2 मॉलिक्यूल है। तो एक मॉलिक्यूल का रिडक्शन करने के लिए एक NADPH2, 2 मॉलिक्यूल रिडक्शन करने के लिए 2 NADPH2, यानी कि एक साइकिल के अंदर मुझे कितने NADPH2 लग रहे हैं, यहाँ पे मेरे 12
2 NADPH2 मेरे एक साइकिल में यूज कर रहे हैं, ठीक है, और 6 बार चलाना है तो 6 हो जाएगा, तो यहां पे हो जाएगा मेरा टोटल 12 NADPH2, ठीक है, क्लियर। जब मेरे को सिंथेसिस ऑफ शुगर करना था तो यहाँ पे मैंने कुछ यूज किया था, बिल्कुल नहीं किया था। हमने यहाँ पे 3 ATP मॉलिक्यूल यूज किया था। अच्छा, ये वाले स्टेप में हमने देखा नहीं, ये वाले स्टेप के अंदर मैंने क्या किया था कि हमने पीजे के मॉलिक्यूल है हमारे पास, तो यहाँ पे ऑब्वियस बात है, जैसे हमारा 12 NADPH2 आया है वैसे ही मेरा 12 ATP मॉलिक्यूल भी यहां से आएगा, है ना। क्यों? क्योंकि दो दो मॉलिक्यूल लेके चल रहे हैं ना हम लोग। तो यहां से आपको समझ में आया कि रिएक्शन में हमने 12 NADPH2 क्यों लिया है, और यहाँ पे 12H पॉजिटिव इनऑर्गेनिक फॉस्फेट है ना, इसी के साथ में आपका आता है ये 18 ATP के मॉलिक्यूल हमारे 18 क्यों हुए, देखिए ये भी मैं आपको यहां से समझाती हूँ। 12 ATP के मॉलिक्यूल तो हमारे सीधे सीधे यहां से हो जाते हैं, है ना, और 6 ATP के मॉलिक्यूल हमारे यहां से आ जाते हैं। अब आप पूछोगे यहाँ पे 6 ATP मॉलिक्यूल कैसे है, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास एक ही मॉलिक्यूल है RUF पाइप का, ठीक है, RUFP का हमारे पास एक ही मॉलिक्यूल है। तो जब ऐसे ही हम 6 बार इस साइकिल को चलाते हैं तो 6 ATP हमारा यहाँ पे आता है, 12 ATP यहाँ पे आता है, तो हमारा टोटल कितना हो जाता है 18 ATP, ठीक है, क्लियर। तो अभी रिएक्शन क्लियर हुई कि 6 बार जब हम इस साइकिल को चलाते हैं तो कार्बोक्सिलेशन के टाइम पे हमें 6 कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, 12 NADPH2 एज ए रिड्यूसिंग इंटरमीडिएट हमें चाहिए होता है क्योंकि हमें रिडक्शन का प्रोसेस कंडक्ट करना है। 18 ATP मॉलिक्यूल हमारे कहां पे लगेंगे, पहला तो वहां जहां पे हमने फोस्फोग्लिसरिक एसिड को एक और फॉस्फेट ग्रुप दिया था, क्योंकि हमारे पास 2 फोस्फोग्लिसरिक एसिड थे, तो एक साइकिल में हमें कितने चाहिए थे 2 ATP, और ऐसे 6 साइकिल के अंदर हमारे 12 ATP वहां से आ जाते हैं। और एक जब हमने RUBP का रीजनरेशन किया, 1 ATP हमारा तब वहां पे यूज हुआ था, तो 6 ATP हमारे टोटल वहां से हो गए, तो टोटल मिला के कितने हो गए 18 ATP। 6 वाटर मॉलिक्यूल हमारे निकले, देन हमें क्या मिला, ग्लूकोज मिला, एक मॉलिक्यूल हमें यहाँ से ग्लूकोज का मिलता है, साथ में हमें NADPH2 का ब्रेकडाउन होने के बाद हमारे पास 12 NADP आ जाता है, 18 ADP और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। आई होप ये रिएक्शन भी अब आपको क्लियर होगी होगी कि कहां से हमारी क्या चीज निकली है, ठीक है। अब देखिए, स्ट्रोमा से ही हमने NADP को यूज किया था जब हमने हमारी साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन करी थी। जब हमारा NADPH2 को हमने यूज किया था उस टाइम पे हमने NADP को स्ट्रोमा से ही उठाया था, ठीक है, और अभी ये NADP हमारा स्ट्रोमा में ही प्रेजेंट होता है। तो वापस ये NADP आपका जब NADPH2 का फॉर्मेशन होगा उस टाइम पे इसको यूटिलाइज कर लिया जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये हमारे दोनों रिएक्शन एक दूसरे से रिलेटेड होती है, डार्क और आपकी लाइट रिएक्शन, ठीक है गाइस।